हेलो डियर, आपका इस वीडियो के अंदर मैं भूतेश बहुत बहुत वेलकम करता हूँ। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ भाई, मेनली मैं एसएससी सीजीएल 2023 इसकी स्ट्रेटजी आपको बताने वाला था इस वीडियो के अंदर। लेकिन सीजीएल हो, सीएचएसएल हो या एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, इनकी वे ऑफ प्रिपरेशन, इनकी तैयारी करने का तरीका सेम ही है। तो वो मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा, सारे सब्जेक्ट्स के बारे में आपको बताऊँगा। मैं आपको कंटेंट बताऊँगा, कहाँ से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, जो भी ज़रूरी बातें हैं वो सारी चीज़ें बताऊँगा, ठीक है। और मैं आपको लिमिटेड कंटेंट बताऊँगा, टू द पॉइंट कंटेंट बताऊँगा। तो कोशिश करूँगा कि वीडियो बहुत लंबी ना हो और वीडियो के एक एक सेकंड के अंदर ज्ञान भरा हो, ठीक है। तो कंप्लीट प्रिपरेशन प्लान मैं यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ। संक्षेप में बताने की कोशिश करूँगा, लेकिन वो कंप्लीट होगा, उससे बाहर आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको अटेंशन से देखना चाहिए, फोकस करके देखो है, बाकी चीज़ों को हटाकर, ताकि आप सारी बातें रिटेन कर पाओ। और बीच में आप स्क्रीनशॉट भी ले लो। जब मैं एक पेज के ऊपर लिख दूँ आगे ऐसे पेज के ऊपर बहुत सारी बातें लिखी हुई हैं, तो आप उनका स्क्रीनशॉट भी ले लो, ठीक है। तो प्रिपरेशन के स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, अगर कोई ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने आधी प्रिपरेशन कर ली है, जो अभी सीजीएल 2022 के टियर 2 तक गए थे, तो उनको भी मैं साथ में लेकर चलूँगा। हर एक लेवल के बच्चे को साथ लेकर चलूँगा। कंप्लीट प्रिपरेशन होगी, आप बीच में से उठा लोगे, अच्छा यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ, इसके आगे मुझे ये चीज़ें करनी, ठीक है भाई। तो और हाँ, एक और बात कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो ऐप के अंदर कोर्स के थ्रू पढ़ रहे हैं, और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो मेरे से यूट्यूब के ऊपर पढ़ रहे हैं, यूट्यूब की जो वीडियोस हैं। तो दोनों तरह के स्टूडेंट्स को मैं साथ लेकर चलूँगा, ठीक है। उन वो स्टूडेंट्स भी एक वीडियो की डिमांड कर रहे थे कि बचे हुए टाइम को कैसे मैनेज करें, तो वो सारी बातें भी मैं साथ के साथ बताता चलूँगा। और यूट्यूब से अगर आप तैयारी कर रहे हो, वो सारी बातें भी मैं साथ के साथ बता के चलूँगा। कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे, कुछ सब्जेक्ट कोर्स से कर रहे हैं, कुछ यूट्यूब से कर रहे हैं, तो आपको क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग मिलती जाएगी। मिनिमम टाइम में आपको सब कुछ समझ आता जाए। तो स्टार्ट करें भाई। और एक और बात आगे बढ़ने से पहले बता दूं, एक छोटी सी, जैसे अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो दिन में काफ़ी काम करने पड़े, और उसके बाद मेंटली थोड़ा सा थका हुआ और फिजिकली थोड़ा सा थका हुआ हूँ। जोश से नहीं लग रहा क्या? उसके कारण तो क्या है, हाँ, ये नहीं है कि मेरा बनाने का मन नहीं है, बनाने का मन है, बट थोड़ा सा थका हुआ हूँ। तो ये एक क्वालिटी आपके अंदर होनी चाहिए। ज़िंदगी में किसी भी आदमी ने कुछ थोड़ा सा भी अचीव किया है, तो ये क्वालिटी होती है कि मन करे या ना करे, फिजिकली या मेंटली, अगर बेशक से आप एग्जॉस्टेड हो, जो आपको काम करना है एटलीस्ट उसे आधा घंटा या 1 घंटा आप करो। उसके बाद अपने आप मन लग जाएगा है? और अब देखो, एनर्जी अपने आप मेरे अंदर आ गई है। जब ये स्टार्ट किया तो पहले ये लग रहा था यार कैसे, ठीक है। तो ये एक क्वालिटी ध्यान रखना कि मन करे या ना करे, हम वो करेंगे जो हमें करना चाहिए। हम वो नहीं करेंगे जो हमारा मन कर रहा है, नहीं, जो हमें करना चाहिए उसमें इंटरेस्ट लेने की कोशिश करेंगे। आपकी तैयारी के अंदर ये बहुत ज़्यादा काम आएगी। जब आप पढ़ रहे होगे तो, और आप थक गए होगे, और उस वक्त अगर कोई डिस्ट्रैक्शन आपके सामने आ गई, भले ही इस रूप में आ गई कि व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन आ गया, इंस्टाग्राम का नोटिफिकेशन आ गया, या इस रूप में आ गई किसी दोस्त ने मूवी वगैरह के लिए बोला या किसी भी काम के लिए बोला, तो डिस्ट्रैक्शन जब आपके सामने आती है, जब आपका मन थका हुआ ना हो, तो आप गिव अप नहीं करते। जब थका हुआ है तो आप गिव अप करते हो। तो जब मन ना करे लेकिन ये काम करना है, तो ये याद कर लेना कि मेरे ये काम के करने ना करने से क्या अंतर आ सकता है मेरी लाइफ में, मेरे घर वालों की लाइफ में, फिर शायद आप ठीक डिसीजन ले पाओ, ठीक है। चलिए जी। तो सबसे पहले, कई ऐसे बच्चे होंगे जो सिलेबस और पैटर्न के बारे में बहुत ज़्यादा मान लो ना जानते हों, बिल्कुल ही बिगिनर हों। तो जो बिगिनर हैं उनको मैं यहाँ पर सिलेबस और पैटर्न तो नहीं बताऊँगा, वो आप नोटिफिकेशन, या फिर एक बार बता ही देता हूँ, एक बार बेसिक सा बता देता हूँ जल्दी से, कि भैया 4 सब्जेक्ट हैं, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग और जीके, ठीक है मेरे भाई। इनके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो 25-25 आते हैं। प्री की मैं बात कर रहा हूँ, और हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। तो जो मार्क्स हैं वो हर एक सब्जेक्ट के 50-50 मार्क्स होंगे, और जो नेगेटिव मार्किंग है वो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। इनकी 0.5 मार्क्स कट जाएगा, आधा नंबर कट जाएगा एक क्वेश्चन गलत करने। ये स्लाइड मैंने इसलिए रखी है, जो बच्चे बिल्कुल बिगिनर हैं उनको मैं ये बोलना चाहूँगा
कि अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो और 2-3 महीने ही रह गए हैं एग्ज़ाम में मोटे मोटे, तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा, आप मेरे से या कहीं और से कहीं भी आप कोर्स के अंदर स्टडी कर लो। हाँ, अब इस बात को ऐसे नेगेटिवली मत लेना कि अच्छा कोर्स के अंदर रुपए की बात है। देखो, दुनिया में कोई भी चीज़ फ्री नहीं होती। आप हमेशा पे करते हैं मनी, टाइम या एनर्जी के फॉर्मेट में। आप एक चीज़ लगाकर किसी दूसरी चीज़ को बचा लेते हैं। एनर्जी लगाकर टाइम को बचा लेते हैं, मनी लगाकर एनर्जी को बचा लेते हैं, टाइम को बचा लेते हैं। तो अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं, मेरे पास नहीं बोल रहा मैं, ठीक है, बिल्कुल बिगिनर हैं और आपको इन सारी चीज़ों का बहुत सारा नहीं पता और आप वाकई में सीरियस हैं एंड इफ़ यू कैन अफोर्ड, तो डेफिनेटली आपको जो भी आपको टीचर पसंद आए जिस भी सब्जेक्ट का, इफ़ यू कैन अफोर्ड, आपको उसके लिए जाना चाहिए। आपका ये अटेम्प्ट बच जाएगा, वेस्ट नहीं होएगा, ठीक है। लेकिन अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम है कि नहीं भाई वी कैन नॉट अफोर्ड, तो कोई नहीं, आगे मैं आपको बता रहा हूँ सारे कंटेंट ईजिली कहाँ पर मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। यूट्यूब से करने हैं तो बेस्ट कैसे हो सकते हैं। और मैं यहाँ पर ये बताने में भी नहीं शर्माऊंगा, अगर मुझे किसी ऐसे टीचर का कंटेंट भी अगर रिकमेंड करना पड़े जो अपने प्लेटफॉर्म पर नहीं है, वो भी मैं बता दूंगा, ठीक है। भले ही अगर मेरे सब्जेक्ट का कभी भी कोई हो, लेकिन अपने सब्जेक्ट में मैं कसर छोड़ूंगा नहीं। यहाँ पर गलती से किसी कारण मुझे रिकमेंड करना भी पड़े, वो मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए जी, तो सबसे पहले बताने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो माइंडसेट आपको बनाना चाहिए तैयारी करने से पहले। देखो, प्री इज क्वालिफाइंग, जो प्री का पेपर होएगा वो क्वालिफाइंग है, और अगर कोई कैंडिडेट सीरियस है तो उसके लिए प्री जो है ईजी है। आपने प्री को टारगेट नहीं करना, हम डेफिनेटली प्री के लिए पढ़ेंगे। जो प्री है टीयर 1 है और जो टीयर 2 है जो मेंस है, इन दोनों का सिलेबस अगर हम कंप्यूटर को हटा दें, मतलब सिलेबस तो बिल्कुल ही सेम है, ठीक है। तो हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि आज आप प्री के लिए नहीं पढ़ रहे, आज आप पढ़ रहे हो मेंस के लिए। आज आप किसके लिए पढ़ रहे हो? मेंस के लिए। बस रास्ते में प्री से गुजरना है। समझ में आ रही है बात? हम जिस भी सब्जेक्ट को पढ़ेंगे उसको तसल्ली से अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से समझते हुए शांति से। 3 महीने में सिलेबस हो जाएगा आपका, ठीक है। तो अगर हम एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच से करें और अगर हम सिर्फ रिलेवेंट करें, फालतू की चीज़ों के पीछे ना भागें, तो एक लेवल पर हो जाएगा। बहुत सारी रिपीटिशन नहीं हो पाएंगी, लेकिन अगर कोई सीरियस एस्पिरेंट है और आज भी स्टार्ट कर रहा है, वो प्री को क्वालिफाई कर सकता है। सीरियस एस्पिरेंट एवरेज IQ का, ठीक है, वो पूरा दिन टाइम पुट इन करने के लिए रेडी हो। तो आप आज से मेंस की तैयारी कर रहे हो हैं, बिकॉज सारे सब्जेक्ट भी सेम हो गए हैं नए पैटर्न के कारण, बस रास्ते में प्री पड़ेगा, इजीली वो हो जाएगा। अगर आप सीरियस है तो बिना वजह स्ट्रेस ना लें, ठीक है। स्टडी फॉर मेंस, ट्राई टू बी गुड एट दी सब्जेक्ट्स में अच्छे होने की कोशिश करो। मैथ्स के सिलेबस को, इंग्लिश के सिलेबस को, रीजनिंग के सिलेबस को निपटाना नहीं है, ख़त्म नहीं करना। पढ़ रहे हो इंजॉय करके, गेम बनाकर, अच्छे से इंटरेस्ट लेकर उनको पढ़ो, ठीक है। और मैं हर एक सब्जेक्ट की एक एक खास बात भी आपको आगे बताऊंगा कि हर एक सब्जेक्ट में आपने किस चीज़ का भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो कंप्लीट इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ सब कुछ, जो भी आपको जानने की ज़रूरत है सब कुछ मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा, ठीक है। जो ऐसे एस्पिरेंट हैं जो बिगिनर नहीं है, मैक्सिमम एस्पिरेंट ऐसे होंगे जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मुझे पता है कि जो पहले तैयारी कर चुके हैं, पहले 1, 2, 3 बार एग्जाम दे चुके हैं, तो आप क्या करोगे? स्टार्ट अटेम्प्टिंग सेक्शनल मॉक्स डेली। आप आज ही से, आपने एक बार सिलेबस कर लिया है, सिलेबस बिल्कुल खत्म तो पूरी जिंदगी नहीं होएगा। नए क्वेश्चन, नई चीजें, आपको हमेशा लगता रहेगा कि कुछ ना कुछ कमी है, थोड़ा सा और इम्प्रूव हो सकता है। अगर आप एक बार डिसेंट तरीके से सिलेबस में से गुजर चुके हो, तो आप सेक्शनल मॉक्स देना स्टार्ट कर दो। सेक्शनल मॉक्स का क्या मतलब है कि भैया मैथ के, सिर्फ रीजनिंग के, सिर्फ इंग्लिश के, और आप एक एक सब्जेक्ट को पकड़ो, पूरे मॉक्स नहीं देने, एक एक सब्जेक्ट को पकड़ो, सिर्फ मैथ को पकड़ो, और इसको जो भी आप टाइम डिफाइन करोगे कि इतने टाइम में मुझे 25 क्वेश्चन करने हैं, इसको उतने टाइम के अंदर करने की कोशिश करो, ठीक है। तो सेक्शनल मॉक अभी से स्टार्ट कर दो, दोबारा से सिलेबस को स्टार्टिंग से उठाने मत लग जाना। मॉक्स दो, उनकी तैयारी, मतलब उनकी एनालिसिस करो, और साथ के साथ जो सिलेबस है जो आपने पहले ही पढ़ा है उसी को रिपीट करना स्टार्ट करो,
रिलेवेंट सिलेबस के मल्टीपल रिविजन्स हमें करने हैं, हमें इरिलेवेंट चीज़ें नहीं पढ़ने लग जानी है। ठीक है मेरे भाई। एंड एनालाइज अकॉर्डिंग टू द वीडियो इन द डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन के अंदर एक वीडियो का मैंने लिंक दिया है कि मॉक्स को कैसे एनालाइज करना चाहिए। ये मेरी गारंटी है कि पूरी यूट्यूब के ऊपर वो बेस्ट वीडियो है, मॉक्स को कैसे एनालाइज करें इस टॉपिक के ऊपर। मॉक्स को एनालाइज करने के पीछे एक ही एम होता है कि नंबर कैसे पढ़े। नंबर बढ़ाने का एक ही तरीका है, ठीक तरीके से एनालाइज करें और उसका ठीक सॉल्यूशन मिल जाए, जो हमारी गलतियां पहचाने और उन गलतियों का सॉल्यूशन मिल जाए। तो वो मैंने उस वीडियो के अंदर बता रखा है। ये वीडियो देखने के बाद वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाना, कई सारी वीडियोस के लिंक दूंगा अभी धीरे धीरे। ठीक है भाई, आप इनके स्क्रीनशॉट भी लेंगे जब मैं पूरे के ऊपर लिखना बंद कर दूंगा तब। जो नए एस्पिरेंट्स हैं, हो सकता है पहली बार ही पेपर को दे रहे हैं या एक बार पेपर को दे दिया लेकिन उतने अच्छे से इस पैटर्न को नहीं समझ पाए हैं, तो आप लोगों को बता दूं कि भैया आपको रिलेवेंट मटेरियल करना है और उसके मल्टीपल रिविजन्स करने हैं। इन चीज़ों से नहीं डरना है कि डिफ़िकल्ट क्वेश्चन करने से नहीं होती है चीज़ें होती हैं हर एक चीज़ को अच्छे से समझने से। फिर डिफ़िकल्ट क्वेश्चन डिफ़िकल्ट नहीं होता हमारे सामने, बस थोड़ा सा उसमें टाइम लगता है करने में। ठीक है। एंड स्टार्ट मॉक्स आफ्टर 50% सिलेबस। तो जो नए एस्पिरेंट हैं, आप रिलेवेंट मटेरियल करिए, मैं आपको बताऊंगा रिलेवेंट मटेरियल, उसी के मल्टीपल रिविजन्स करने हैं एग्जाम तक जितने रिवीजन हो। और जैसे ही आपका 50% सिलेबस खत्म हो जाए तो यही आपने मॉक टेस्ट जो हैं वो स्टार्ट कर देने हैं सेक्शनल। ठीक है। सेक्शनल मॉक्स आप कहाँ से दोगे? जो इवन कोचिंग सेंटर की ऐप है, इसके अंदर मैंने फ्री मॉक्स अवेलेबल करवा रखे हैं, उन्हीं को आप ऐसे भी दे सकते हो। 25 फुल फ्लेज मॉक अवेलेबल करवा रखे हैं, टाइम लगेगा तो और भी बनवा के अवेलेबल करवा दूंगा। ठीक है। ये आपके लिए फ्री है, ये मेरे को फ्री में नहीं पड़े हैं। जहाँ से मैंने डेवलप करवाए हैं, टाइप वाइप करवाए हैं सब कुछ, तो फॉर्मेटिंग वगैरह वहाँ पर मुझे रुपए देने पड़े हैं। तो फ्री मटेरियल को ये मत सोचना, चाहे मैं आपसे किसी मटेरियल का 1 रुपया ले रहा हूँ या 0 रुपये ले रहा हूँ, मैं हर एक मटेरियल को एक लेवल का बनाकर ही आपके सामने पेश करता हूँ। ठीक है। सबसे ज़्यादा अगर मैं कदर करता हूँ, मैं आपके वक्त की करता हूँ कि आपकी जवानी का आधा साल, 1 साल, 2 साल मेरी वजह से वेस्ट नहीं होना चाहिए भैया। समझ रहे हो? रुपए तो बहुत सेकेंडरी चीज़ है वेस्ट कराना किसी के, उसकी जवानी के 2 साल वेस्ट करा दो इम्पोर्टेंट, उसको बहुत ज़्यादा नुकसान होएगा, इससे बंदे को पूरी ज़िंदगी 2 साल पीछे चली जाएगी। ठीक है। तो जो ऐप के अंदर मॉक्स अवेलेबल हैं वो उसी क्वालिटी के अवेलेबल हैं जैसे पेपर एसएससी में आते हैं, ना उससे ऊपर ना उससे नीचे। ठीक है भाई, ना वो डिफिकल्ट है ना वो इजी है, जैसे एसएससी में आते हैं डिट्टो वही पेपर है। नेक्स्ट, डोंट टेक एनी सब्जेक्ट लाइटली। किसी भी सब्जेक्ट को लाइटली नहीं लेना है। यू आर प्रिपेयरिंग फॉर मेंस। अब मेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, रस्ते में आपने प्री देना है, बस 3 महीने बाद प्री हो जाएगा लगभग, रस्ते में हमने प्री देना है, मेनली हमारा टारगेट ये है। ठीक है, इस माइंडसेट से चलेंगे डेफिनेटली हमारा एग्जाम क्रैक होगा। राइट नाउ फोकस ऑन प्रिपरेशन। फिलहाल सिर्फ और सिर्फ अपनी तैयारी पर आप फोकस करेंगे। ठीक है। बच्चे इन चीज़ों के ऊपर फोकस करने लग जाते हैं कि इन नंबर्स के ऊपर कि अब की बार वैकेंसी कितनी होंगी, टोटल कितने एस्पिरेंट फॉर्म फिल करेंगे, मेरी इस कैटेगरी की कितनी कट ऑफ जाएगी, ऐसे तरह तरह के नंबर। फिलहाल आपके हाथ में सिर्फ एक चीज़ है, क्या? कि कौन सी पोस्ट प्रेफरेंस भरूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, कौन सी जॉब अच्छी है, भाड़ में जाने दो। ये चीज़ें तब काम आएंगी जब एक बार डिसेंट से नंबर ले आओगे फाइनल लिस्ट में। ठीक है। जब आप उस स्टेज पर होगे ना तो उसके ऊपर भी मैं आपको गाइड कर दूंगा, टेंशन मत लो। उस वक्त इन सारी चीज़ों के बारे में, कौन सी पोस्ट प्रेफरेंस भरूँ, ये है वो है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ के ऊपर अभी टाइम इन्वेस्ट करना है, और कोई भी चीज़ को इग्नोर करो, कोई भी चीज़ के ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करना। क्लियर है? नेक्स्ट, जस्ट फोकस ऑन। ये मैं मोटी मोटी आपको बातें बता रहा हूँ कि जब हम प्रिपरेशन करेंगे तो इन सारी बातों का ध्यान रखना है। ये मैं आपको रास्ते में बताने के बजाय मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, 1 महीना के बाद मैं आपको यूट्यूब पर आकर बताऊँ, मैंने पहले ही बता दिया कि अपने माइंडसेट को ऐसा बना लो। अब आप क्या कर सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट, जस्ट फोकस ऑन 1 डे एट ए टाइम। आपने सिर्फ और सिर्फ एक दिन के ऊपर फोकस करना है। कई बार क्या होता है, इतना सारा सिलेबस देखकर ओवरवेल्म हो जाते हैं, मैं भी हो जाता हूँ, सब हो जाते हैं। जब हमारे सामने एक बड़ा सा गोल होना, इतना काम करना है, पेट खराब हो जाता है, मजाक कर रहा हूँ। तो जब हमारे सामने इतना बड़ा काम हो, यार ये काम करना है,
ज़रूरत से ज़्यादा हम बड़े काम को देख लें तो क्या है, हम ओवरवेल्म हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट से आप हो जाओगे कि यार इतना सिलेबस करना है, इतना ये करना है। तो मेरे भाई आज के दिन आज का काम कर लो बस, कल के दिन कल का कर लेना, परसों के दिन परसों का कर लेना। जो सिलेबस है सबके लिए ज़्यादा है और जो प्रोग्रेस है वो सभी की स्लो ही होएगी, किसी की प्रोग्रेस फास्ट नहीं होएगी। ठीक है, तो कई लोग बोल देते हैं ना मैंने 30 दिन में सारा मैथ कर लिया, 35 दिन में सारा मैथ कर लिया, वो झूठ बोल देते हैं। वो एग्जाम से 25 दिन पहले नहीं लगे थे, उन्होंने बहुत पहले 25 दिन में पूरा मैथ किया, उसके बाद उन्होंने बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए हैं, तो वो भी तो प्रिपरेशन में काउंट होएंगे ना। तो प्रोग्रेस स्लो ही होएगी, तो अपने ऊपर ज़्यादा बर्डन मत डाल देना। बस ये देखना कि रोज के रोज काम कर रहे हो, लाइब्रेरी में बैठ के या घर पे बैठकर पढ़ रहे हो। ठीक है, प्रोग्रेस विल बी स्लो एंड गुड थिंग्स एंड परमानेंट रिजल्ट्स टेक टाइम। अगर कोई बढ़िया चीज़ अचीव करनी है या कोई परमानेंट रिजल्ट अचीव करना है कि भैया जब भी आप मॉक दो बढ़िया नंबर, अगला मॉक दिया बढ़िया नंबर, अगला मॉक दिया बढ़िया नंबर, परमानेंट रिजल्ट्स लेने में टाइम लगता है। ठीक है, बी काम, एवरी एस्पिरेंट इज गोइंग थ्रू सेम सिचुएशंस। आप अगर बीच में तैयारी के कारण अप एंड डाउन आए, मैं ये नहीं बोल रहा कि आपकी तैयारी के दौरान आप ऐसे ही चलोगे, आप ऐसे ही चलोगे, नहीं, आपकी तैयारी के दौरान ऐसे चलोगे, आप ऐसे चलोगे, अप डाउन अप डाउन अप डाउन। मान लो आपका स्कोर ज़्यादा आ रहा है मॉक में, अगले कुछ मॉक्स के अंदर कम आ जाए, ऐसे चलोगे। ये गारंटी है, दुनिया का कोई बंदा नहीं है किसी भी फील्ड के अंदर जो इस ग्राफ से बच पाया हो और ना ही आगे बच पाएगा। जिंदगी चलती ही ऐसे है। तो एटलीस्ट आपको पता होगा, तो जिस दिन आप डाउन होंगे उस दिन आपको ये तो पता चल जाएगा कि कोई नहीं नॉर्मल है, मैं अकेला नहीं हूँ, इस सिचुएशन में हर एक बंदा आता है। ठीक है भाई, रूटीन डेफिनेटली टूटेगा, हैं टाइम टेबल आप बनाते हो और बहुत ज़्यादा टाइम टेबल नहीं बना देने हैं। 6 AM गेट अप, 6:15 ब्रश कर लिया है, बहुत ज़्यादा टाइम टेबल नहीं बनाने हैं। टाइम टेबल डेफिनेटली आपका टूटेगा, बस आपको करना क्या है, जल्द से जल्द उसको वापस बनाना है और 2 दिन लगातार मिस नहीं करना कि आज भी पढ़ाई नहीं हुई और कल भी पढ़ाई नहीं हुई, फिर वापस से पढ़ाई पर आ नहीं पाओगे। ठीक, एक वीक के अंदर एक दिन आपको रेस्ट लेना है। रेस्ट लेने का मतलब क्या है, आप उस दिन मॉक टेस्ट वगैरह दे सकते हैं या फिर कुछ ऐसा काम कर सकते हैं पढ़ाई के रिगार्डिंग, थोड़ा सा 2-3 घंटे का, 4 घंटे का, जो करने में आपको मज़ा आता हो, वो कैब करने में मज़ा आता हो, जो भी करने में मज़ा आता हो। उस दिन थोड़ा सा बर्डन से फ्री रखो अपने दिमाग को। अगर आप ये काम नहीं करोगे तो 2-3 महीने के अंदर आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। जो लास्ट का 1 महीना है, तब आप देख लेना हफ्ते में 1 दिन की छुट्टी लोगे, आधे दिन की लोगे या नहीं लोगे। अभी से लो 1 दिन की, ठीक है, बढ़िया है आपके ब्रेन के लिए। और 45 मिनट्स रोज अपना फेवरेट एक्टिविटी करो डेली। ठीक है, जिम जाओ, योगा करो, बुक पढ़ो, जो भी आपको अच्छा लगता है। कोई सीरीज, वेब सीरीज आप देख रहे हो, इंग्लिश में देख लेना, जो भी आपको अच्छा लगता है। दोस्त घर वालों से बातें करना, साथ बैठना, जो भी आपको अच्छा लगता है, ये टाइम आप डेफिनेटली निकालेंगे, ये तैयारी पर इम्पैक्ट करेगा। ठीक है, आपको ये नहीं फील होना चाहिए कि आप जंगल में आ गए तपस्या कर रहे हैं। ठीक है, बस रेगुलरली हम पढ़ रहे हैं 7-8 घंटे, ठीक है, और थोड़े से भी फैमिली के साथ उठ बैठ रहे हैं, दोस्तों के साथ थोड़ी बातें हो रही हैं, तो मन लगा रहेगा। आप लंबे टाइम तक ये काम कर पाओगे। ऐसा रूटीन होना चाहिए कि लंबे टाइम तक चल पाए। ये ऐसा गेम नहीं है कि हनुमान जी की तरह पूरा पहाड़ उठा लिया और पूरा पहाड़ शिफ्ट कर दिया ना। आप हनुमान जी नहीं हो, आपने एक एक कंकड़ उठा के शिफ्ट करना है। तो एक एक कंकड़ उठा के शिफ्ट करना है तो दिन लगेंगे, कई दिन लगेंगे। ठीक है, धीरे धीरे काम करना है। तो इस तरीके से रूटीन बनाना है कि ये जो थोड़ा थोड़ा काम हम कर रहे हैं, ये हम रोज कर पाएं, इससे हम ऊब ना जाएं, लंबे टाइम तक कर पाएं। तो ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। एंड एक्शन इज एवरीथिंग। ठीक, एक्शन यानी कि काम करना। आपका जो रिजल्ट है वो सिर्फ काम करने पे यानी कि पढ़ने पर डिपेंड करेगा। ठीक है, स्मॉल एंड कंटिन्यूस एक्शन रेगुलरली। स्मॉल का मतलब ये नहीं है कि 1 घंटे पढ़ोगे, मैं ये कहना चाह रहा हूँ आप 1 दिन में जो काम करोगे वो छोटा ही होएगा। ठीक है, पूरे सिलेबस के कंपैरिजन में क्या ही काम कर लोगे 1 दिन में, वो छोटा ही होएगा। तो बस छोटा एक्शन हमने कंटिन्यूस एक्शन रेगुलरली लेना है। ठीक है भाई, तो स्टार्टिंग की 15-20 मिनट के अंदर ये इंपॉर्टेंट चीज़ें अब मैंने आपको बता दी। अब हम चले
स्टूडेंट्स को जनरली लगता है कि यहाँ से वीडियो स्टार्ट हो रही है, यहाँ से वीडियो नहीं स्टार्ट हो रही है। इस माइंडसेट के बिना आगे वाले काम को अच्छे से नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए अब इस चीज़ को देखते हैं। मैथ्स मैंने दो तरीके से यहाँ पर लिख रखा है। सबसे पहले मैं बताऊंगा हर एक सब्जेक्ट के अंदर कि जो अपने स्टूडेंट ऐप से पढ़ रहे हैं, कोर्स से पढ़ रहे हैं, कि वो कैसे करेंगे उस मटेरियल को यूज़। ठीक है, और जो यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो बेस्ट मटेरियल जिस फॉर्म में अवेलेबल है वो मैं आपको बताऊंगा। तो जो स्टूडेंट फिलहाल टीयर 2 बैच के अंदर एनरोल्ड थे उनको मैं बोलूँगा कीप रिपीटिंग द सेम कंटेंट एंड अटेम्प्ट सेक्शन वाइज मॉक टेस्ट, सेक्शनल टेस्ट जिनको मैं बोल रहा हूँ, टू डेवलप स्ट्रेटजी फॉर ईच सब्जेक्ट। ठीक है, फॉर लिख लेना है यहाँ पर, स्ट्रेटजी फॉर ईच सब्जेक्ट। जो टीयर 2 बैच में फिलहाल थे, जो पिछले साल टीयर 2 की तैयारी कर रहे थे, कुछ नया करने की ज़रूरत नहीं है। फाउंडेशन बैच में भी बेशक से एनरोल मत करना आप उसी बैच को रिपीट करते रहो, उसी के वीडियोज़ को, उसी के पीडीएफ्स को। ठीक है, अगर आपके पास फाउंडेशन बैच है तो बहुत बढ़िया, फिर आप फाउंडेशन बैच को ऐसे करते रहो। ठीक है मेरे भाई, और सेक्शन वाइज टेस्ट देते रहो। बस आप लोग अपनी अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी पर ध्यान दो। जो मैंने आपको बोला है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक है, उसकी बातों को अप्लाई करना मत भूलना। ठीक है, जो ऐसे बच्चे हैं जो फाउंडेशन बैच में है, यानी कि वो वाला बैच जो बेसिक बैच है, टीयर 1 प्लस टीयर 2 का कंप्लीट बैच जो मैथ का अपना है, तो आपने क्या करना है, एटलीस्ट एक बार तो सिलेबस कंप्लीट करना ही है। ये मैं कहना चाह रहा हूँ उन बच्चों के लिए, कई फ्रेशर बच्चे होंगे जो इस साल, मतलब जो अभी स्टार्ट करेंगे तैयारी को, या पिछले 1 महीने में तैयारी स्टार्ट करी है, ठीक है, उनको कि भैया एटलीस्ट आप एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लें। और जो पीडीएफ्स हैं उनको एटलीस्ट 3 बार आप करेंगे। जो टीयर 2 बैच वाले बच्चे हैं, कोई भी स्टूडेंट है, एटलीस्ट 3 बार सेम पीडीएफ को करना बनता है। और कैसे करना बनता है वो भी बताऊंगा। मेक नोट्स फ्रॉम QRPs, क्विक रिविजन पॉइंट्स, उनसे आप नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, एंड स्टार्ट मॉक्स आफ्टर 50% सिलेबस। जो बच्चे यूट्यूब से भी तैयारी करेंगे, नई तैयारी स्टार्ट करेंगे, तो 50% सिलेबस के बाद आप मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको बताया पहले भी। ठीक है, मैं क्या करूँगा, अब मैं कोर्स वाले बच्चों के लिए एक चीज़ बोल रहा हूँ यहाँ पर। मैं जो अरिथमेटिक के जो टॉपिक्स हैं टीयर 2 बैच के अंदर, मैं वहाँ पर ऐड करने वाला हूँ कई एडिशनल अपने फाउंडेशन बैच से। जो एंड के दिनों में हमने किए थे ना, थोड़े से फास्ट किए थे जो टॉपिक्स, वो मैं कंप्लीट अपना जो फाउंडेशन बैच है वहीं से ऐड करवा दूंगा। ठीक है, इसके कोई चार्जेस वगैरह ऐसे कुछ नहीं होंगे। ये तो मैंने बोला, ये मैं आपको चीज़ें अपडेट करके देता रहूँगा। ठीक है, मैं वहाँ से ऐड करवा दूंगा 1-2 दिन में, जल्दबाजी मत मचाना, अपने आप आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। और जो अपना फाउंडेशन बैच है, उसमें जो अपना एडवांस मैथ है वो थोड़ा सा लेंदी लग रहा होगा, नहीं लग रहा होगा तो मैं बोल रहा हूँ वो लेंदी है। तो मैं क्या करूँगा, फाउंडेशन के अंदर मैं एडवांस बैच, टीयर 2 के एडवांस बैच के टॉपिक भी इंक्लूड करवा दूंगा। मतलब ऑलरेडी इन बैच में जो है वो तो रहेगा ही, मैं कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी इंक्लूड करवाऊंगा। ठीक है, यूज QRPs टू मेक नोट्स, ये मैंने ऊपर बता दिया। ठीक है, अब जो बच्चे यूट्यूब से पढ़ेंगे, देखो भाई, यूट्यूब के ऊपर मैंने टीयर 1 के लिए 2 सीरीज ली थी। टीयर 1 के लिए 2 बार मैंने सिलेबस को करवा रखा है। ठीक है, और एक बार टीयर 1 के लिए, और एक बार मैंने एक टीयर 2 सीरीज चलाई थी 2011 से 2018 के क्वेश्चंस। इन तीनों सीरीज का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। 2 टीयर 1 सीरीज होंगी, ऐसे लिखा होगा, फर्स्ट टीयर 1 सीरीज, सेकंड टीयर 1 सीरीज और एक टीयर 2 सीरीज। अगर आप इन 3 सीरीज को कर लेंगे, आपको कोई नहीं रोक सकता है प्री क्वालिफाई करने से और मेंस क्वालिफाई करने से भी। ठीक है, इन 3 सीरीज को आप कर लो। ठीक है, पहले दोनों टीयर 1, अगर आप ऐसे स्टूडेंट है कि आपका बेसिक वीक है, आपको मतलब एक बार भी सिलेबस नहीं किया है, तो जो टीयर 2 सीरीज है इससे स्टार्ट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद ये देख लेना। और परी से पहले अगर आपने बिल्कुल ही सिलेबस नहीं पढ़ा है तो सिर्फ टीयर 2 सीरीज को रिपीट कर लेंगे तो भी बहुत बढ़िया मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, और ये इसके अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, ये मत सोचना इसके अंदर कोई कॉम्प्रोमाइज़ है, नहीं भाई, कॉम्प्रोमाइज़ होगा मैं बता दूंगा, इतनी हिम्मत रखता हूँ सच बोलने की, टेंशन मत लेना। ठीक है, 100% सारी चीज़ें आपकी कवर हो जाएंगी। और पीडीएफ को एटलीस्ट 3 बार आपने करना है विद सर्कल टेक्निक। अब ये सर्कल टेक्निक क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखो, आपने करना क्या है मेरे भाई, मान लो ये क्वेश्चंस हैं, मैथ के क्वेश्चंस है, आप ये पीडीएफ जो है ये सॉल्व कर रहे हो।
आपने पहला क्वेश्चन किया, हो गया, दूसरा क्वेश्चन किया, नहीं हुआ, तो आपने सर्कल लगा दिया। आपने पहली बार वीडियो देखी, उसके बाद आप पीडीएफ सोल्व कर रहे हो। जब आप वीडियो देखोगे, एक बार तो सोल्व आप तब कर लोगे, वीडियो को पॉज करके मेरे सोल्व करने से पहले। उसके बाद आप समझ लोगे, तो 2 बार सेम चीज़ आपके दिमाग से गुजर चुकी होगी। उसके बाद जब आप पीडीएफ करोगे, तीसरी बार कर रहे होगे, बट मैं इसको पहली बार ही काउंट कर रहा हूँ, या पहली बार ही कर रहे हो पीडीएफ को, तो ठीक है। तीसरा क्वेश्चन किया, हो गया, चौथा क्वेश्चन किया, नहीं हुआ, पांचवा क्वेश्चन हो गया, छठा हो गया, सातवां नहीं हुआ। जब आप अगली बार आए तो जो भी क्वेश्चन नहीं हुआ आपने उसको सर्कल लगा दिया। अगली बार आए तो दूसरा क्वेश्चन आपसे हो गया तो आपने सर्कल को रब कर दिया। ये सर्कल जो है ये पेंसिल से लगाने हैं। फिर हो सकता है तीसरा क्वेश्चन नहीं हुआ तो सर्कल लगा दो। पहले हो गया था सर, पहले हो गया था तो बाद में क्यों नहीं होगा, हो जाता है, ऐसा आम बात है, ठीक है। फिर मान लो चौथा क्वेश्चन फिर से नहीं हुआ तो एक और सर्कल लगा दो। क्यों? क्योंकि दूसरी बार है जब इसने परेशान किया था। हालांकि आपने खुद ट्राई किया और ये नहीं हुआ, उसके बाद आप सोल्यूशन देखोगे, बट खुद ट्राई करने से तो नहीं हुआ था ना, तो सर्कल लगेगा। पांचवा क्वेश्चन किया, हो गया, हो गया, सातवां क्वेश्चन किया, सपोज हो गया, तो आप रब कर दोगे, ठीक है। उसके बाद दोबारा आप तीसरी बार जब पीडीएफ को कर रहे हो गया, हो गया, मान लो तीसरा क्वेश्चन जो है ये हो गया, ठीक है। चौथा क्वेश्चन जो है ये भी हो गया, तो एक सर्कल को रब करोगे। अभी एक बार की वो उतरी नहीं है ना चीज, एक बार ऐसा था कि जब ये नहीं हुआ था, 2 बार नहीं हुआ था, एक बार ही हुआ अभी। तो जब नेक्स्ट टाइम आप आओगे चौथा क्वेश्चन, तब एक बार फिर से हो जाएगा, तो फिर आप रब करोगे। इससे क्या होगा, आपकी जो पीडीएफ है वो कस्टमाइज हो जाएगी आपके अकॉर्डिंग। पेपर के पास जिन क्वेश्चंस के ऊपर सर्कल लगे होंगे या जिन क्वेश्चंस के ऊपर निशान लगे होंगे, भैया पेंसिल से सर्कल लगाओगे तो गड्ढे तो बन ही जाएंगे, तो उनके ऊपर आप स्पेसिफिक ध्यान दे लोगे। या फिर सिर्फ जिनके ऊपर सर्कल लगे हैं उनके ऊपर आप ध्यान दे लोगे। क्यों? क्योंकि ये वो क्वेश्चन थे जो अटक रहे थे, तो परसेंटेज की पीडीएफ निकालोगे और भैया देख लोगे कौन कौन से सर्कल थे उनके ऊपर। तो ना तो आपको अलग से क्वेश्चन लिखने पड़े। कई बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन लिखते हैं, उसका सॉल्यूशन लिखते हैं। इतना ज़्यादा टाइम मत वेस्ट करना भैया, मेरे हिसाब से वो टाइम वेस्टेज ही है, ठीक है। ये टेक्निक आप यूज़ कर लेना, चाहे आप कोर्स से कर रहे हैं, कहीं से भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ये टेक्निक यूज़ कर लेना, ठीक है। सेक्शनल मॉक्स फ्रॉम इवन ऐप, ये मैं बता चुका हूँ। नेक्स्ट, अब हाँ, मैथ की एक खास बात बताता हूँ। मैथ की खास बात क्या है कि मैथ और रीजनिंग को बच्चे, बिकॉज इंग्लिश जो है उसके अंदर हड़बड़ी नहीं होती, आपके अंदर जल्दी करने की उतनी कोशिश नहीं करते, जीके के अंदर भी नहीं करते। मैथ और रीजनिंग के अंदर जल्दबाजी करने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट। जल्दबाजी कभी भी आपके लिए फायदेमंद नहीं होगी। तो जब आप मैथ को सीख रहे हैं तो भी कई बार बच्चे क्या करते हैं कि मैंने, मान लो कि मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन किया कि नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, तो जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे ही जल्दी करने की आदत लग जाती है। क्वेश्चन नहीं होता, उससे क्वेश्चन नहीं निकलता। ऐसे जल्दी करने से क्वेश्चन निकलता होता तो सी ऐसे मार देते सब। नहीं निकलता भाई, कितनी भी जल्दी कर लो आप, वो ठंडे दिमाग से निकलेगा क्वेश्चन। आपको सिली मिस्टेक करने की आदत हो जाती है, हड़बड़ाहट वाली फीलिंग की आदत हो जाती है मैथ और रीजनिंग के अंदर खासकर। कोई दिक्कत नहीं है भैया, ये कोई जादुई गेम नहीं चल रहा। अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, उसे समझेंगे, प्यार से करेंगे। मैं शांति से करने के लिए कह रहा हूँ, धीरे करने के लिए नहीं कह रहा, शांति से करने के लिए। अपने दिमाग को उतना टाइम तो दो जितने स्पीड पर ये ऑपरेट करता है, उस स्पीड पर तो एटलीस्ट इसको काम करने दो बेचारे को, है? तो ये आदत कब बनेगी? जब भी मैथ के क्वेश्चन को करोगे ऐसे ही कामली करोगे, समझ के करोगे, तभी अच्छा डिसीजन ले पाओगे। अगर क्वेश्चन आपने कामली पढ़ा तो दोबारा पढ़ना नहीं पड़ेगा और आप अच्छा डिसीजन ले पाओगे, अच्छे से समझ जाओगे कि नहीं यार अभी तो नहीं होगा ये क्वेश्चन, अगले राउंड में करता हूं। अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी भी तभी बेटर होगी। तो मैथ के ऊपर खास ध्यान रखना इस बात का। हर एक सब्जेक्ट की एक एक खासियत बताऊंगा ऐसे, इसमें ये गड़बड़ होती है, जो मेजर गड़बड़ बच्चे करते हैं। मैथ में ये गड़बड़ होती है, रीजनिंग में ये गड़बड़ होती है, रीजनिंग के अंदर एक और गड़बड़ होती है। 100% मार्क्स का टारगेट बनाकर उसके साथ अटैच कर लेते हैं खुद को, 100% मार्क्स लूंगा रीजनिंग में। नहीं, 25 क्वेश्चन में से अगर आपके 21-22 भी हो गए और 3-4 क्वेश्चन तंग कर रहे हैं तो अगले सब्जेक्ट पर मूव कर जाओ, पेपर में अगले सब्जेक्ट को अटेम्प्ट करने लग जाओ, बाद में आ जाना इनके ऊपर अगर टाइम बच जाए तो। कई बार ऐसे होते हैं 2-3 क्वेश्चन जो आपके पेपर को खराब करवा देंगे, तो इस बात का ध्यान रखना हमने रीजनिंग में। नेक्स्ट, तो जो स्टूडेंट कोर्स से पढ़ रहे हैं वहाँ पर 100% सिलेबस जो है वो डेफिनेटली आपका कवर्ड है।
हर एक सब्जेक्ट में ही कवर्ड है, लेकिन रीजनिंग में मैंने ये बात क्यों लिखी है, क्योंकि क्या हुआ, अभी जो टीयर 2 का एग्ज़ाम हुआ तो वहाँ पर आपको कुछ ऐसी चीज़ें देखने को मिली कि डाटा सफिशिएंसी हो गई या जम्पशन हो गई, वो टीयर 2 बैच में आपको एंड में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको कमल सर ने करवाए थे। ये नहीं है कि हम ज्योतिषी हैं। एक बार एक और चीज़ मेरे को ध्यान नहीं है किस टाइप के क्वेश्चन आए थे रीजनिंग में नई तरह के, वो भी कमल सर ने करवाए थे, पहले ही पेपर से पहले करवा दिए थे टीयर 1 सीरीज़ में। तो ये नहीं है कि हम ज्योतिषी हैं, वो सीजीएल से पहले एमटीएस में आ गए थे या फिर सीपीओ में आ गए थे, तो हमने देख लिया कि अच्छा ये रिसेंट एग्जाम में ये नई तरह का क्वेश्चन इंट्रोड्यूस हुआ है, तो उन्होंने अगले एग्जाम से पहले वो टॉपिक करवा दिया, बस इतना था। तो जो भी आपको करवाएंगे हम, मतलब अगर किसी चीज़ को 1% भी प्रेडिक्ट किया जा सकता है, लॉजिकली हम प्रेडिक्ट कर लेंगे, अगर इलॉजिकली किसी चीज़ को प्रेडिक्ट करना है तो हम नहीं करेंगे। तो आपको कोई भी सरप्राइज नहीं मिलेगा। अगर आपको कोई सरप्राइज मिला तो पूरी दुनिया को सरप्राइज मिलेगा, हर एक सब्जेक्ट में। किसी भी सब्जेक्ट में ऐसा नहीं होगा, ठीक है। टू द पॉइंट अपडेटेड कंटेंट अपना रहता है, अप टू डेट, ठीक। अब तक सरप्राइज नहीं मिला है। जनरली आम स्टूडेंट्स को रीजनिंग में 2-3 सरप्राइज मिल चुके हैं अब तक कि अरे इस एग्जाम में आ गया, लेकिन वो चीज़ें प्रेडिक्टेबल थी सारी, ठीक। तो यूज QRPs टू मेक नोट्स। मैं स्टूडेंट्स को बोलूँगा कि अपना जो उन्हीं को करते रहो, जो टीयर 2 में करवाए थे वो अपने फाउंडेशन बैच में अभी ऐड कर देंगे जल्द ही, ठीक है। तो वही कोर्स से बेसिकली करते रहो, और जो एक्सट्रीम प्रैक्टिस सेट हैं उन पे प्रैक्टिस करते रहो, और सेक्शनल टेस्ट देते हो। रीजनिंग का सबसे बेस्ट तरीका क्या है, एक बार सिलेबस करके सेक्शनल टेस्ट देते रहो, 25-25 क्वेश्चन के सेट करते रहो। आप एक बार सिलेबस करने के बाद सब सेम है, एक बार डिसेंट सा सिलेबस करने के बाद, ठीक है, सारे स्टूडेंट सेम है, बस 25-25 क्वेश्चन रीजनिंग के रोज लगाते रहो, आपका स्कोर अपने आप इंप्रूव होने लग जाएगा। ऐसा सब्जेक्ट है रीजनिंग। तो यूट्यूब के ऊपर आप क्या करोगे, जो टीयर 1 की सीरीज़ हैं, दोनों 2 बार रीजनिंग की टीयर 1 की सीरीज़ हुई है, उसका भी मैं लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा स्टूडेंट्स को, ठीक है। आप वहाँ से करेंगे, आप उनकी वीडियोस को देखेंगे एटलीस्ट 3 बार, और 3 बार उनकी PDF करेंगे। एक और बात, ये जो टीयर 1 सीरीज़ की जो PDFs हैं, ये आपको अपनी E1 की ऐप के अंदर मिलेंगी। जो मैथ की हैं वो भी, जो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ टीयर 1 और टीयर 2 सीरीज़ कर लो, उनकी PDF आपको E1 की ऐप के अंदर मिलेंगी। E1 की ऐप के अंदर जो फ्री वीडियोस का फोल्डर है वहाँ पर मिलेंगी। फ्री वीडियोस के अंदर जब आप जाओगे तो मैं आज और कल में वहाँ पर ऐसे ही लिखवा दूंगा टीयर 1 सीरीज़ या रिवीजन फॉर टीयर 1, वहाँ पर थोड़े से फोल्डर्स में उंगली मारोगे आपको मिल जाएंगे, ठीक है मेरे भाई। सेक्शनल मॉक्स फ्रॉम E1 ऐप, अगेन रीजनिंग के लिए 25-25 क्वेश्चन ऐप के ऊपर अवेलेबल हैं। E1 ऐप से कर लो, यहाँ पर फ्री में अवेलेबल हैं, या फिर आप प्रीवियस ईयर पेपर्स को प्रिंट आउट निकलवा के कर लो, उनकी PDF से कर लो, कैसे भी कर लो, टेक्स्ट बुक पर कर लो, ओलिव बोर्ड पर कर लो, कहीं पर भी कर लो, ठीक है। यहाँ पर फ्री में अवेलेबल होंगे E1 कोचिंग सेंटर की ऐप में, उसके बाद रुपए वाले कर लेना आप जहाँ से भी करो, ठीक है। टोटली रिलेवेंट है, बढ़िया क्वालिटी के हैं, उसके साथ तो हम कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ डेफिनेटली करेंगे नहीं। मटेरियल चाहे यूट्यूब पर दे रहे हो, कहीं पर भी दे रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट इंग्लिश। तो अभी तक अपने पास फाउंडेशन बैच नहीं है सुनील जांगीड़ सर का, बिकॉज जब टीयर 2 का जब हम सिलेबस करवा रहे थे तो उस वक्त सुनील जांगीड़ सर ने ज्वाइन किया था हमें, बहुत ही बेहतरीन एक्सपीरियंस फैकल्टी है। एक और बात मैं आपको बता दूं, अपने पास जितने भी टीचर्स हैं उनको आप गुरु बोल सकते हो, यानी कि वेल एक्सपीरियंस तो हैं ही हैं अपने सब्जेक्ट के अंदर, साथ के साथ में कोई भी ढोंगबाजी, चिल्लाना, चिल्लम चिल्ली ऐसे कुछ नहीं करेंगे, डिसेंटली आपको पढ़ाएंगे। आप उनके कैरेक्टर से चीज़ें सीख भी सकते हो कि कितने आराम से शांति से आपको पढ़ा रहे हैं, एक गुरु की परिभाषा पर खरे उतरते हैं, सारे आराम से प्यार से काम करते हैं, ठीक है भाई। तो कल सुनील जांगीड़ सर का जो फाउंडेशन बैच है वो लॉन्च होगा, अगर आपने ज्वाइन करना आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। 100% सिलेबस जो है वो विदिन 1.5 मंथ्स आपको अवेलेबल हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। 1.5 महीने के अंदर टीयर 2 बैच जो है वो भी इन्होंने कंप्लीट कर दिया था। अपना इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर इतना सारा सिलेबस जो है कवर हो गया था टीयर 2 बैच में, इकलौता, ओपनली बोल सकता हूँ मैं, कोई इस चीज़ को चैलेंज नहीं कर पाएगा। डेमो वीडियो, और हाँ, अगर किसी ने सुनील जांगीड़ सर से पढ़ना है तो जो डेमो वीडियो है वो फिलहाल जो अपनी ऐप है उसके अंदर डेमो वीडियोस नाम की एक टैब बनी होगी, डेमो वीडियोस, पेड कोर्स डेमो ऐसे करके टैब होगी, उसके ऊपर क्लिक करके वहाँ पर आप डेमो वीडियो देख सकते हो कि सर कैसा पढ़ाते हैं।
और एक और वीडियो मैं यूट्यूब के ऊपर जल्द ही अपलोड करवा दूंगा, कल, शायद कल ही मैं अपलोड करवा दूंगा, कंप्लीट एक चैप्टर की 7-8 घंटे की वीडियो है यूट्यूब के ऊपर, ठीक है। अब यूट्यूब से, बिकॉज सुनील जाकेट सर ने रिसेंटली ज्वाइन किया है तो यूट्यूब के ऊपर ये कंटेंट नहीं डाल पाए हैं, तो आप क्या कर सकते हो, अब इंग्लिश के अंदर 3 पोर्शन होते हैं। अब यहाँ पर कोर्स में 100% सिलेबस पूरा हो जाएगा, तीनों जो पोर्शंस हैं, तो ये तो मैंने डिटेल में नहीं बताया, मैं बता देता हूँ कौन से 3 पोर्शन होते हैं। एक तो ग्रामर होती है, एक वोकैब होती है, एक हम उसको बोल सकते हैं अंडरस्टैंडिंग या यूसेज ऑफ लैंग्वेज। तो ग्रामर करने के लिए आप अमन वशिष्ठ सर का यूट्यूब चैनल है, वहाँ पर वो करवा रहे हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से ग्रामर, और तरुण ग्रोवर सर हैं, दोनों सर के जो चैनल हैं वो यूट्यूब के ऊपर ही आपको मिलेंगे, तो वहाँ से आप ग्रामर कर सकते हो। फ्री का कंटेंट जो बेस्ट फॉर्म में अवेलेबल है वो मैं आपको बता रहा हूँ। क्लियर है भाई? तो ग्रामर के लिए, और अगर आपने कोई बुक लेनी है तो नीतू मैम की बुक आती है वॉल्यूम 1, अब भी पता नहीं उसका नाम प्लिंथ टू पैरामाउंट है, जो भी है आप जानते ही होगे डेफिनेटली बुक को, तो नीतू मैम की बुक से आप कर सकते हो। तो ग्रामर पोर्शन आपका यहाँ से हो जाएगा। क्लियर है भाई? उसके बाद जो वोकैब का पोर्शन है, वोकैब के लिए आप एक काम कर सकते हो, या तो कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक ले आओ। जो वोकैब है ना, देखो भाई, वोकैब के अंदर क्या क्या चीजें हैं, वोकैब के अंदर सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन एंड ईडियम एंड फ्रेजेस है। आप एक और बात बोल सकते हैं, एक और चीज बोल सकते हैं, मिस स्पेल्ड वर्ड्स को भी वोकैब के अंदर काउंट कर सकते हैं। तो जो वोकैब है, आप ये बोल सकते हो कि 95% प्लस हर एग्जाम के अंदर, मतलब एसएससी का कोई भी एग्जाम हुआ हो, वैसे मैं तो पर्सनली बोलूंगा 99% प्लस, टू बी ऑन सेफर साइड 95% वोकैब डेफिनेटली रिपीट होगी। वैसे तो आप 99% प्लस बोल सकते हैं, ठीक है। सारी की सारी वोकैब वही आती है जो पहले एसएससी पूछ चुकी है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि इतने सालों से एग्जाम हो रहा है, ऑलमोस्ट सारे वर्ड जो इनके लेवल के इन्होंने पूछ लिए हैं, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें इन्होंने पूछ ली हैं, तो ये वही उसी को बार बार पूछ रहे हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना चाहिए मेरे हिसाब से, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक है, कि भैया रोज रोज आप 50 वो कर लो, 50 एंटोनिम कर लिए, अगले दिन फिर 50 एंटोनिम, अगले दिन फिर 50 एंटोनिम, अगले दिन फिर 50 एंटोनिम। लेकिन जब अगले दिन के करोगे तो पिछले 50 भी रिपीट कर लो, 3 दिन, पिछले 3 दिन के रिपीट करते चलो। ऐसे आप कर सकते हो, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुक से कर सकते हो। एक और काम कर सकते हो, अपनी जो इवन की ऐप है उसके ऊपर मैंने क्या करवा दिया है, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अब तक पूछे गए हैं, पिछले 1 या 2 एग्जाम को छोड़कर, पिछले 1-2 एग्जाम के वो हमने अपडेट करवाने हैं। सारे क्वेश्चंस हमने क्या कर दिए हैं, क्विज फॉर्मेट में ऐप के ऊपर दे दिए हैं, ठीक है। वहां पर क्या है, जो पहली क्विज है उसके अंदर 15 सिनोनिम है, 15 एंटोनिम है, 15 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, 15 इडियम एंड फ्रेजेस हैं, तो 60 हो गए। पहले सेट के अंदर ये 60 चीजें हैं, अगले सेट के अंदर ये 60 चीजें हैं, अगले सेट के अंदर फिर से ऐसे 60 क्वेश्चन हैं। तो आप एक दिन में 1 सेट दे सकते हो या 2 सेट दे सकते हो, या तो एक दिन में 60 क्वेश्चन कर लो या 120 क्वेश्चन कर लो, डिपेंडिंग अपॉन आप कितना याद कर पा रहे हैं। जब आप अगले दिन का करेंगे तो पिछले दिन के भी आप फोन पे ही कर सकते हो। जो अपनी ऐप है उसके अंदर पेड क्विजेज नाम की एक टैब होएगी। देखो मैं एक एक कंटेंट आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, टू द पॉइंट, सीधा। मैं वीडियो जितनी मिनिमम बननी चाहिए, अभी तो 38 मिनट की हो गई है, अब क्या ही करें, सारी चीज़ें ज़रूरी भी हैं, ठीक है। टाइम क्या हो गया, मेरे को कहीं पर जाना भी था, अरे भाई लेट हो गया। चलो देखो, पेड क्विज़ फ्री, स्टार्टिंग में हमने कि भाई कुछ डिसेंट सी फीस रखेंगे, बाद में इनको फ्री कर दिया था, ठीक है। तो वहाँ पर आपको डेली वोकैब बूस्टर नाम से सेट्स मिल जाएंगे, वो आप कर सकते हो, ठीक है। फ़ोन के ऊपर ही उनकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन भी है, एंटोनिम सिनोनिम में हर एक ऑप्शन की एक्सप्लेनेशन है कि किसका क्या मतलब है। बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसके चार्जेस नहीं है। और एक बुक आती है वर्ड पावर मेड ईजी, उसके 3 पार्ट हैं, तो उसका भी पहला पार्ट आपको डेफिनेट, 3 पार्ट मतलब मोटी सी बुक आएगी, उसी के अंदर पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 बुक डिवाइडेड है, तो पार्ट 1 डेफिनेटली आपको पढ़ना चाहिए। उसके बाद आगे अगर आपको मजा आए तो वो ही पढ़ो, ये तो पढ़ना ही चाहिए, यहाँ से तो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, आप ये मान लो। आप डेली या ऑल्टरनेट डे पर अब आपको क्या करना चाहिए, आपको पैसेज, बिकॉज अभी मेंस के अंदर पैसेज आ रहे हैं उनके ऊपर, और एक ये लॉन्ग टर्म की गेम होती है इंग्लिश जो है, ये नहीं है कि प्री के बाद फिर वहाँ पर आप डेवलप करोगे।
ठीक है, मेनली हम मेंस की तैयारी कर रहे हैं, रास्ते में प्री देंगे और फिर से तैयारी पर लग जाएंगे। पैसेज, जम्बल्ड, PQRS और क्लोज टेस्ट, ये आप क्या कर सकते हो, जो बैंक एग्जाम्स है ना उनकी एक प्रीवियस ईयर पेपर्स की बुक ले आओ, किरण की, किसी की भी ले आओ, किरण की जरूरी नहीं है, मतलब कि जनरली किरण की लाते हैं स्टूडेंट, तो प्रीवियस ईयर पेपर्स की बुक ले आओ, चैप्टर वाइज, इंग्लिश की, सिर्फ इंग्लिश की, उसके अंदर पैसेज अलग से उन्होंने छांट कर दिए होंगे, PQRS अलग से दिए होंगे, तो डेली 1 या 2 ये करते रहो, क्योंकि अभी पैसेजेस के अंदर थीम वगैरह ये सारी चीजें वो पूछ रहा था, तो अभी से उनकी तैयारी होगी, और टीयर 1 में भी एक आधा पैसेज एक आधे PQRS आएंगे, उनकी भी तैयारी हो जाएगी। तो ये स्टार्टिंग से ही करते चलो, ऑल्टरनेट डे पर कर लो, हर एक दिन छोड़ के एक दिन, या डेली कर लो, अकॉर्डिंग टू जैसे भी आप अपनी तैयारी को शेड्यूल कर रहे हैं। नेक्स्ट, अब इंग्लिश के बारे में एक बात बताऊं, इंग्लिश के अंदर क्या होता है, सबसे ज्यादा नेगेटिव मार्किंग बच्चे जो हैं वो इंग्लिश के अंदर ही झेलते हैं, और मेंस ने अब की बार नेगेटिव मार्किंग में तहलका मचा दिया बच्चों की जिंदगी में, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, इतनी हैवी है। तो नेगेटिव मार्किंग आपको ना मारे, ये कब सीखोगे, एकदम से नहीं सीखी जाती है चीज़ें, ये माइंडसेट एकदम से डेवलप नहीं होता, धीरे धीरे चीज़ें प्रैक्टिस होती हैं। तो ये सीख लो कि क्या आपको नहीं आता और क्या आता है, ये आपको पता हो। कई बार क्या होता है, जो आपको फील होता है ना कि हाँ ये लग रहा है, टिक मार देते हो, तो अपने साथ थोड़ा सा ईमानदार होना सीख लो। जो मॉक टेस्ट हैं उनके अंदर तुक्के मारोगे तो वो आपके सच्चे नंबर तो है नहीं, तुक्के मारे हैं, मेन एग्जाम में तुक्के मारोगे तो पता लग जाएगा आपको फिर वहां पर, ठीक है। तो अपने आप से ईमानदार रहो, जो आपको नहीं आता उसको मत अटेम्प्ट करो, ताकि मॉक टेस्ट के बाद आप उसको एनालाइज करो अच्छे से, और अगली बार धीरे धीरे ग्रोथ कर ले लेना ना। अभी इंग्लिश में मान लो कम मार्क्स आएंगे मॉक टेस्ट दोगे तो, अभी ज़्यादा लेकर भी क्या कर लोगे, एक्चुअल पेपर थोड़ी है, एक्चुअल पेपर में ज़्यादा लेने हैं, तो उसके लिए आज ईमानदार होना जरूरी है, ठीक है। तो जो मॉक टेस्ट है उसमें फालतू में ये नहीं होना चाहिए कि हाँ ये यही मेरे को लग रहा है, बाद में वो गलत पाया, तो क्या लग रहा था भाई आपको, मतलब ये क्या लग रहा था, कैसे लग जाता है आपको, जो नहीं आता उसको एक्सेप्ट करो कि नहीं आता भाई, आई एम नॉट श्योर, और जिसके बारे में श्योर हो आई एम श्योर, ये है। श्योर होने के बाद एक आधी चीज़ें गलत हो जाती हैं, लेकिन ये थोड़ी है कि 25 में से 10-10 क्वेश्चन गलत निकल रहे हैं, 8 क्वेश्चन गलत निकल रहे हैं, तो ये चीज़ सीखनी जरूरी है इस सब्जेक्ट के अंदर। नेक्स्ट, जीके। जीके में क्या होता है मैं आपको बताता हूं, जैसे हमारी बॉडी के अंदर स्केलेटन है, और उसके बाद अब मैं कितना भी जिम करके मसल्स पुट ऑन कर लूं, अगर हड्डियां नहीं होती तो मैं मसल पुट ऑन नहीं कर पाता। तो ऐसे ही जीके में हमें स्केलेटन बनाना होता है और उसके बाद मसल पुट ऑन करनी होती है। स्केलेटन का मतलब होता है कि बेसिक स्ट्रक्चर, हिस्ट्री के अंदर क्या क्या हुआ, एक बेसिक सी कहानी हमें पता हो, पॉलिटी का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, ज्योग्राफी का बेसिक चीजें क्या हैं। उसके बाद क्या होगा, फिर आप कितने भी फैक्ट्स उस चीज के थ्रू याद कर लो। जब आप डायरेक्टली फैक्ट्स याद करते हो और आपके पास एक बेसिक स्ट्रक्चर ना हो, तो अगर आपको कोई चीज लंबे टाइम तक याद रखनी है तो वो किसी न किसी चीज से अटैच्ड तो हो ना, नहीं तो वो फैक्ट, रैंडम फैक्ट तो याद ही नहीं रहते। तो जब आपको एक बार बेसिक स्ट्रक्चर मिल जाएगा, सर बेसिक स्ट्रक्चर कहाँ से मिलेगा, आप कोई भी बुक ले सकते हो, बच्चे ल्यूसेंट की बुक लेते हैं, अरियंत की, मनोहर पांडे की बुक आती है, या कोई भी कोर्स कर सकते हो। इफ़ यू कैन अफोर्ड, मैं हमेशा आपको बोलूँगा डेफिनेटली आपको कोर्सेज के लिए जाना चाहिए। जरूरी नहीं है कि इवन की ऐप पर ही जाओ, कहीं पर भी आप जाओ, ठीक है, इफ़ यू कैन अफोर्ड, बिकॉज वहाँ पर आप मनी लगाते हो लेकिन टाइम एंड एनर्जी आप बचा लेते हो, ठीक है। तो वहां से क्या होएगा, एक बार आपका सिलेबस हो जाएगा, और जीके का सिलेबस है ना कभी खत्म नहीं होता। जीके वास्ट है, आज वास्ट है, कल भी वास्ट रहेगी, तो हमें ये चीज एक्सेप्ट करने में ही भलाई है कि ये वास्ट है, जो है वो है। तो इतनी सारी चीजों को याद करने के लिए, एक तो आप एकदम से याद नहीं कर सकते, इतना बड़ा पिज्जा दे दूंगा तो एकदम से तो खाओगे नहीं, एक एक बाइट लेके ही खाओगे तो, है ना, धीरे धीरे, थोड़ा ब्रेकफास्ट में, थोड़ा लंच में, है। तो क्या मामला है, पहले तो हमें बेसिक स्ट्रक्चर डेवलप करना है ताकि चीजें समझ में तो आने लग जाएं। ये बुक धीरे धीरे करनी पड़ेगी, उसके साथ आपको नोट्स बनाने पड़ेंगे, कोर्स के साथ भी नोट्स बनाने पड़ेंगे, बुक के साथ भी नोट्स बनाने पड़ेंगे, ताकि आप अपनी भाषा में इन चीज़ों को पिरो पाओ, या फिर बुक के ऊपर ही आप मार्क कर लो हाइलाइटर से। फिर उसके बाद क्या करना है, ये फैक्ट्स कहाँ से लाओगे, अब रैंडम फैक्ट्स लाओगे नहीं, ऐसे फैक्ट्स चाहिए जो हमारे एग्जाम में आएंगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की चैप्टर वाइज बुक जो किरण बनाता है, सिर्फ जीके की बुक होएगी,
पता नहीं 12,000 13,000 या 11,000 कितने उसके अंदर क्वेश्चन होंगे, उनको आपने जितनी बार भी आप कर पाओ उतनी बार कर लो। अगर आप 10 बार भी कर पाओ ना पेपर से पहले, सर उनको हम कैसे करेंगे, आप उनको कैसे करेंगे। मान लो आज आपने क्या किया, आज आपने पॉलिटी के 50 क्वेश्चन कर लिए हैं, या फिर आप 30-30 क्वेश्चन बांट लो, 30 क्वेश्चन पॉलिटी के कर लिए, 30 क्वेश्चन हिस्ट्री के कर लिए, 30 क्वेश्चन ज्योग्राफी के कर लिए। सारे सब्जेक्ट्स को साथ लेकर चलने की क्यों बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ कि ये नहीं है कि पहले पॉलिटी करो फिर चीज़ें आप भूलने लगोगे ना। जब आप एक बार बेसिक सिलेबस करके मसल्स पुट ऑन करेंगे, जब ये फैक्ट्स पुट ऑन करेंगे, तो फैक्ट्स पुट ऑन करते हुए ये चीज़ें रिवाइज होंगी, आपकी ये चीज़ें और ज़्यादा मजबूत होंगी। तो 30 क्वेश्चन पॉलिटी के करोगे तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें उस पोर्शन की रिवाइज हो जाएंगी। तो रोज़ सारे सब्जेक्ट्स टच करने ज़रूरी है। समझ गए क्या करना है कि टाइम फिक्स कर दो जीके के लिए कि मैं 2 घंटे पढ़ूंगा, 1.5 घंटे पढ़ूंगा, जितने भी घंटे आप ये चीज़ पढ़ोगे ये करने के बाद, ठीक है। और फिक्स नंबर ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ क्वेश्चंस फिक्स कर दो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की चैप्टर वाइज बुक के, ठीक है। क्योंकि जीके कभी खत्म नहीं होनी, तो आप इसके ऊपर लगा सकते हो कि मैं भैया 1 घंटे पढ़ रहा हूँ रोज और इसके मैं 200 क्वेश्चन कर रहा हूँ, 150 कर रहा हूँ। मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, अपने अकॉर्डिंग आप देख लोगे, इसको एडजस्ट कर लोगे, इतना दिमाग आप लगा लोगे, है ना। एंड क्वेश्चंस ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स साइमल्टेनियसली। और मिसलेनियस मटेरियल, कौन कौन से सब्जेक्ट की एनसीईआरटी पढ़नी है, क्या पढ़नी है, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैंने एक वीडियो बनाई थी कि कौन कौन सी एनसीईआरटी काम की है, कौन कौन सी नहीं है, कुछ मिसलेनियस सोर्सेज भी हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जीके वीडियोज़ के सोर्सेज के नाम से, ठीक है भाई। तो कभी भी कोई भी बंदा आपको बोले कि जीके यहाँ से आएगी, मैं आपको बता सकता हूँ, बेवकूफ़ बना रहा है, मेरे सामने लाओ, उसको 1-2 लाख रुपए की जॉब दूंगा मैं यहाँ पर, फिर हर साल उससे पूछूंगा कहाँ से आएगी, मैं बच्चों को बताऊंगा। अनप्रेडिक्टेबल रहेगी ये, जब तक कोई इलीगल काम करके आपको पेपर लीक ना करवा दे तब तक प्रेडिक्टेबल नहीं है, ठीक है मेरे भाई। तो वास्ट है, अनप्रेडिक्टेबल है, तो ये चीज़ जाननी ज़रूरी है। ये नहीं है कि हम इससे डरेंगे, हम इसके अकॉर्डिंग इसको तैयार करेंगे फिर, ठीक है। सो दैट्स ऑल भाई। पूरी वीडियो मेरे को लग नहीं रहा था मैं 40 मिनट की बनाऊंगा, 40-47 मिनट हो गए, ठीक है। अच्छे से बताने के लिए टाइम तो चाहिए ही होता है। तो उम्मीद है कि आपके ऑलमोस्ट सारे डाउट खत्म हो गए होंगे इस वीडियो के अंदर। अगर इसके बावजूद भी कोई डाउट आपका बचता है तो वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, ठीक है। मैं वहाँ पर जवाब दे दूँगा, या फिर मैं कोई वीडियो बनाने की ज़रूरत होगी तो मैं वीडियो बना दूँगा। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही। तो अब तैयारी के अंदर जुट जाओ भाई। इतनी देर तक अब अगर वीडियो देख रहे थे तो एक बार स्क्रीनशॉट्स लेने का मौका दे दूँ आपको, 2-3 सेकंड के लिए रुकूंगा। एक ये हो गया, एक ये हो गया अपना, ये हो गया पेज, मैं तो आगे नहीं हट रहा ना। एक ये पेज हो गया, एक ये पेज हो गया, ये पेज हो गया, है, दैट्स ऑल, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लेकर कुछ दिनों के बाद दोबारा से आप इनको देख सकते हैं कि हाँ मैं कहीं पर कोई चीज़ मिस तो नहीं कर रहा, कोई कमी तो नहीं छोड़ रहा अपनी प्रिपरेशन के अंदर। तो ठीक है भाई, किसी अगली और ऐसी ही बेहतरीन वीडियो के अंदर मैं आप लोगों से मिलता हूँ। बाय बाय, टेक केयर।